रक्षा खर्च बढ़ाने की बाध्यता, इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये और पेपर में ये आ सकता है कि किस वजह से रक्षा खर्च बढ़ाने की बाध्यता होगी। मेरी ये समीक्षा छात्रों के लिए है, इसका किसी राजनीतिक संगठन, देश या अन्य से कोई संबंध नहीं है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सॉपरी के इस रिपोर्ट पर आश्चर्य नहीं है कि 2025 में विश्व का कुल सैन्य खर्च 2024 के मुकाबले 2.9% अधिक रहा। अब रक्षा खर्च विश्व की कुल जीडीपी का 2.5% हो गया है। इस संस्था की रिपोर्ट यह भी बताती है कि रक्षा खर्च में भारत विश्व में 5वें स्थान पर पहुंच गया है। चूँकि भारत विश्व की चौथी बड़ी सैन्य शक्ति है, इसलिए रक्षा खर्च के मामले में इसका 5वें स्थान पर होना हैरानी का विषय नहीं। भारत रक्षा खर्च में कटौती इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि चीन और पाकिस्तान जैसे देश उसके लिए समस्या बने हुए हैं। देखिए यहाँ पर है ना, चीन और पाकिस्तान का जो नाम लिया है ना, ये अलग अलग तरीके से है। चीन दूसरे ढंग से, चीन सामने नहीं आता। सामने ना आने का पीछे कारण है, एक तो पंचशील समझौता, दूसरा है कि चीन को पता है कि जेनेटिकली हम चाइना के साथ इस प्रकार से जुड़े हुए हैं कि चीन और भारत एक ही हैं, लेकिन क्योंकि पड़ोसी देश हैं तो वो इस प्रकार से संबंध रखेगा कि संबंध बेकार भी ना हो और हमारा संबंध बना भी रहे और हमारा नुकसान भी कर सके। और वो ऐसा ही करता है, यानी कि एक सॉफ्ट व पावर नीति अपनाता है। और इसका वो अपनाने के पीछे का कारण है व्यापार। चीन की यहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है, भारत में एक अच्छा खासा माल बिकता है, जो कि हमारे देश की आबादी अच्छी खासी है। आप सोच लीजिए कि भारत में हर आपके आसपास भी उपस्थित हर सामान किसी न किसी तरह से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से चीन के साथ जुड़ा हुआ है। आप सोचिए कि कितना हमसे ज़्यादा चीन कमा लेता है। हमारे यहाँ केवल क्वालिटी नहीं है कि हम उसी सामान के एक प्रोडक्ट को मंगाएं और उसके प्रोडक्ट को अपने ढंग से बना करके मैन्युफैक्चरिंग करके उतने कम पैसे में हम मैन्युफैक्चरिंग करके हम अपने ही देश में सामान को बेच सकें। मजबूरी हमारी हो जाती है कि जितने में हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को इस प्रकार से तोड़ देता है कि चीन जो भी व्यापारी वर्ग है सोचता है कि मैं बजाय अपने ही मैन्युफैक्चरिंग करूं, इससे बढ़िया है कि मैं चाइना से माल मंगाऊं। तो कुल मिलाकर के हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो कमज़ोर पड़ जाती है। जब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कमज़ोर पड़ जाती है तो उससे हमारे अंदर टैलेंट नहीं आ पाता, यानी कि वर्कर जो है इतने टैलेंटेड नहीं बन पाते, जिसकी वजह से फैक्ट्रियाँ फ्लॉप हो जाती हैं। उनके यहाँ हर माल जो है बनाने के लिए वर्कर स्पेशल बन गए हैं, क्योंकि उन्होंने क्या किया, वर्करों को टैलेंट दिया है। हमारे यहाँ वर्करों के पास कोई भी टैलेंट नहीं है। एक सिंपल अनस्किल्ड वर्कर की तरह हम काम करते हैं। बल्कि वो लोग तो ये भी कहते हैं कि तुम्हारा जो बीटेक हो यानी कि IITN हो और वो हमारे यहाँ ITI हो, वो दोनों बराबर हैं, टेक्नीशियन हो, दोनों बराबर हैं। तो ये जो डिफरेंस है वो क्यों आया, उसके पीछे का कारण है हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर इस प्रकार का अप्रत्यक्ष रूप से असर। तो यहाँ पर दो प्रकार की स्ट्रेटजी है। पाकिस्तान के साथ है फ्रंट वाली लड़ाई कि भाई हमारे पास तोप होंगे तो हम तुम्हारे पर तोप चला लेंगे, जबकि चाइना के पास है सॉफ्ट नीति। चाइना सीधा नहीं आता है, अप्रत्यक्ष रूप से आता है। चूँकि पड़ोसी देश है तो वो हमारे को उभरने नहीं देगा लेकिन बिगाड़ने भी नहीं देगा, मतलब उस सिचुएशन में वो रहता है। चूँकि वैश्विक, और अगर वो हमारा जो बिगड़ता है ना सामान, तो उससे उसका बेनिफिट होएगा क्योंकि उसके सामान फिर बिकेंगे। क्योंकि वैश्विक परिदृश्य बदलने के साथ लड़ाई के तौर तरीके भी बदल रहे हैं, इसलिए अपनी सेना के आधुनिकीकरण के चलते भी भारत की रक्षा खर्च
बढ़ाना पड़ रहा है। अब आधुनिकीकरण क्यों हो गया? क्योंकि रोबोट का इस्तेमाल हो गया, एआई का इस्तेमाल हो गया, और ऐसी स्थिति में हमारी इन्फॉर्मेशन चीन के पास आसानी से पहुंच जाती है, जिसकी वजह से हमें रक्षा की जो आधुनिक तकनीकी है उसका उपयोग करना पड़ेगा। अभी करते करते भी उसने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चाइना ने हमारे देश से ले ली है। और अभी तो आपने देखा ही होगा कि पाकिस्तान ने यहाँ पर सोलर कैमरा लगा रखे थे सड़कों पर, जिससे कि सारी इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान के पास पहुँच रही थी। तो और चूँकि वैश्विक परिदृश्य बदलने के लिए लड़ाई के तौर तरीके भी बदल रहे हैं, इसलिए अपनी सेना में आधुनिकीकरण के पहले भी भारत की रक्षा खर्च बढ़ाना पड़ रहा है। वर्तमान चुनौतियों को देखते हुए भारत के लिए यह संभव नहीं है कि वह अपने रक्षा खर्च की कमी करे। भारत की तरह अन्य कई देशों को भी अपनी समक्ष उभर रहे खतरों के कारण अपना रक्षा खर्च बढ़ाना पड़ रहा है। कुछ ऐसे भी देश हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होने के बाद भी पड़ोसी देशों पर अपना दबदबा कायम करने या उन्हें आतंकित करने के लिए अपना रक्षा खर्च बढ़ाने में जुटे रहते हैं। दुर्भाग्य से पड़ोसी पाकिस्तान ऐसे देशों में प्रमुख है। चीन भी अंधाधुंध तरीके से रक्षा पर खर्च कर रहा है ताकि एशिया के साथ विश्व में अपना वर्चस्व कायम कर सके। देखिए, वो तो खैर है ही, और सबसे बड़ी बात है चीन का पाकिस्तान के साथ जो है ना रिलेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और अच्छा क्यों ना हो, चाइना ने पाकिस्तान में अच्छा खासा अपना प्रोजेक्ट लगा रखा है, अच्छा खासा पैसा लगा रखा है। और वो पैसा किस काम का, जब वो चीन के अंदर ही आतंक कर दे। तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान और चाइना का जो संबंध है, यहाँ अंधाधुंध तरीके से जो पैसा खर्च किया हुआ है वो उसके पीछे का कारण है सीपेक रोड। और ये जो सीपेक रोड है उससे चीन काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है आगे, और उससे पूरे विश्व में अपना व्यापार बढ़ा सकता है। अब आप देख सकते हैं कि ईरान युद्ध में चीन ने कितना सपोर्ट किया है कि और चूँकि अच्छा खासा वो पैसा कमा रहा था, 30% तेल कम रेट पर ले करके ईरान के साथ सपोर्ट में आया था। और 30% का मतलब समझ रहे हैं कि मगर अगर कोई भी चीज़ अगर 100 रुपये की बिक रही है तो वो 70 रुपये में दे करके ही वो ईरान के पक्ष में आ रहा था। इसके बावजूद भी ईरान वाले ये कह रहे थे कि हमें अपनी ज़रूरत की चीज़ दे दो बजाय आप पैसे देने के। तो मतलब समझ रहे हैं कि उसमें जो भी 70% का निवेश हुआ उसमें लगभग 30 से 40% का निवेश उनके सामानों का रहा। तो इस प्रकार से चीन ने अच्छा खासा प्रॉफिट ईरान से कमाया। और ये सब इस प्रकार से ऐसे समझ लीजिए कि जैसे उसका सारा का सारा आंतरिक रूप से पूरी तरह से ईरान को बनाने में या जितना भी बना है उसमें चाइना का एक बड़ा योगदान रहा है। अप्रत्यक्ष रूप से चाइना ने पाकिस्तान को भी कमज़ोर किया है, ठीक इसी प्रकार से जैसे कि ईरान कमज़ोर हुआ है। ईरान और पाकिस्तान का एक दूसरे के साथ बॉर्डर साझा है, लेकिन इन सब के बावजूद भी चीन ने अपने व्यापार के दम पर इस प्रकार से दोनों देशों को अपने पास अपने ढंग से हैंडल किया है कि उनका व्यापार का सामान भी बिक रहा है और उनसे कोई भी नुकसान भी नहीं हो रहा है। इसके साथ ही सैन्य सामानों में भी उसने बढ़ोतरी करी है। अपने सैन्य सामानों को उनके पास दोनों देशों के पास सप्लाई करके उसने अच्छा खासा अपना प्रभुत्व बनाया है। आज के लोकतांत्रिक युग में किसी भी देश में यह अपेक्षित नहीं किया जा सकता कि यह विस्तारवादी या सामंतवादी मानसिकता का परिचय दे। यह समस्या यह है कि ऐसी मानसिकता वाले देशों की कमी नहीं। ऐसे देशों के समक्ष वैश्विक संस्थाएं और विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जिस तरह से असहाय निरुपाय है, उसके चलते भी हथियारों की होड़ बढ़ रही है और तमाम देशों को जो पैसा अपने लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में खर्च करना चाहिए वह सैन्य संसाधन जुटाने में खपाना पड़ता है। पिछले कुछ समय से प्रमुख वैश्विक शक्तियां जिस तरह से
मनमानी कर रही हैं उससे अभी तक चली आ रही विश्व व्यवस्था छिन्न भिन्न हो चुकी है। अब ये देखिए कहीं ना कहीं इसमें वैश्विक शक्तियाँ ही आ रही हैं, यानी कि पेट्रोलियम पदार्थ जब जब लोगों के पास पहुंचा, यानी कि पेट्रोल बेचने वाली जो जब जब कंपनियां शक्तिशाली हुई हैं तब तब देशों पर खतरा बढ़ा है और उन्हें सैन्य शक्ति को अपने मजबूत करने की कोशिश करी है। और इसका दंड ही अगर प्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो इसी का दंड जो है यूक्रेन ना कहें कि ईरान भुगत रहा है। पिछले कुछ समय में प्रमुख शक्तियां जिस प्रकार से मनमानी कर रही हैं उससे अभी तक चली आ रही विश्व व्यवस्था छिन्न भिन्न हो चुकी है। जैसे यूक्रेन पर रूस का हमला उसकी मनमानी का परिचालक है, वैसे ही अमेरिका की ओर से पहले वेनेजुएला और फिर ईरान को निशाना बनाना इनका मनमानापन ही है। और जो शक्तिशाली देश होगा वो दूसरे को जीने नहीं देगा और उसका कारण है पेट्रोलियम कंपनियां, जो ज़्यादा शक्तिशाली है उसी की जय होती है, वो वाली बात हो गई है। बड़े देशों का यह मनमानी भी रक्षा खर्च की ओर बढ़ा रही है। भारत चाहकर भी अपना रक्षा खर्च कम नहीं कर सकता, लेकिन उसकी प्रासंगिकता अपनी आवश्यकता की अधिक युद्धक सामग्री का निर्माण देश में होने चाहिए। इससे देश रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भी बनेगा और खर्च में कमी भी आएगी। तो इस प्रकार से ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। मेरी समीक्षा कैसी लगी कृपया कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।